तो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि चैप्टर 10 को अगर आप अच्छे से रीड करते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक है, अच्छे से डिटेल में, जी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना एग्जाम के लिए और अदर फैक्टर जो होते हैं ना मार्केट के लिए, वो डबल हो जाएगा। जी। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन क्या वाले हैं, नीड फॉर बिजनेस वैल्यूएशन, कि बिजनेस वैल्यूएशन की नीड क्या है और सोर्स ऑफ वैल्यू इन अ बिजनेस, वेरियस अप्रोच टू वैल्यूएशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ वैल्यूएशंस एंड इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन बिजनेस वैल्यूएशंस। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, एक होता है प्राइस, एक होती है वैल्यू। ठीक है, प्राइस हो सकता है ज्यादा, वैल्यू कम हो, वैल्यू ज्यादा हो सकता है, प्राइस कम होता है। ठीक है, तो मिस्टर सीट क्लारमैन जो है, एक वैल्यू इन्वेस्टर्स है। ठीक है, स्टेटेड इन कैपिटल मार्केट प्राइस इज सेट बाय द मोस्ट पैनिक सेलर। ठीक है, वैल्यू जी। विच इज डिटरमाइंड बाय कैश फ्लो एंड असेट्स, ओके, इज नॉट, दिस इज बोथ द चैलेंज द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, to carefully sift through the market to find the greatest divergence between price and value, to concurrently avoid the extreme emotion of the crowd and indeed to take a stand against them। अगर आपको रियल वैल्यू पता है ना, तो प्राइस किसी का गिर रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, गिर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। जो क्राउड होती है ना, क्राउड जो इमोशंस में हम्म। बिलीव करती है, अरे ये हो गया, ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं होता वो। आपको जिसको वैल्यू पता है, जिसको पता है कि कैश फ्लो असेट्स उसके डिटरमाइन कैसे करते हैं, वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैश फ्लो एंड असेट्स से। ठीक है, जी। जी। तो प्राइस एंड वैल्यू आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वाइल प्राइसिंग इज अवेलेबल फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, सभी को पता है कि स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, एंड नोन टू ऑल। आपको मैं किसी स्टॉक का प्राइस पूछूं तो आप क्या करोगे, मोबाइल देखोगे, बता दो। जी। तो वैल्यू इज बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ द वैल्यूअर एट अ पॉइंट इन द टाइम। होता है ना, वैल्यूएशन करवाते हैं ना अपन, बहुत चीजों का वैल्यूएशन कराओ, जी। तो उसको इवेल्युएट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। हाँ। हाँ, जैसे सपोज करिए कि कोई अगर कोई मकान ले रहा बना बनाया, तो हाँ, उसका तो उसकी प्राइस वैल्यूएशन, अलग हो सकता है, वैल्यूएशन अलग हो सकता हाँ, तो वैल्यू हमेशा कई बार कम भी रहती है ना, ये भी तो होता है। है। जी। 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 यस, दैट्स द मेन क्राइटेरिया, देयर इज नो फॉर्मूला और मेथड टू पुट अ थॉरो अ प्रिसाइज नंबर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, देयर आर अनसर्टेनिटी एसोसिएट विद द इनपुट दैट क्रिएट इनटू द वैल्यूएशन प्रोसेस। जो इनपुट्स अपन यूज कर रहे हैं, वहां अनसर्टेनिटीज भी हो सकती है। तो फाइनल आउटपुट कैन बेस्ट बी कंसिडर एज एजुकेटेड एस्टिमेट, कि हमने पढ़ा लिखा डिसीजन लिया, समझदारी वाला डिसीजन। ठीक है, प्रोवाइड एडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस एसोसिएट विद द वैल्यूइंग द असेट हैज बीन कंपाइल्ड विद, दैट इज द रीजन वैल्यूएशन इज ऑफन कंसिडर एज अ आर्ट एज वेल एज अ साइंस। तो वैल्यूएशन में आर्ट भी है, कला भी है, और साइंस भी है। ठीक है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल जजमेंट इन द अराइविंग अ फेयर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपके पास प्रोफेशनल जजमेंट है, तब आप पता लगा सकते हैं ना क्या चल रहा है, नहीं, वरना क्या सही है। है सर। जैसे जैसे सपोज करिए सर कि मतलब कि वैल्यूएशन के बेसिस पे प्राइस को समझा जा सकता है कि ये प्रॉपर प्राइस है कि नहीं। जैसे एक अगर हम लोग जमीन खरीदते हैं, तो उसका जो भी वैल्यूएशन है कल के दिन में बढ़ेगा, तो उसका एक पर्टिकुलर जो भी प्राइस है, और उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग कोई अगर फ्लैट खरीदते हैं या कोई बना हुआ घर खरीदते हैं, उसका तो देखो, वैल्यूएशन कल के दिन में हाँ, डिप्रेशन में जाएगा। हाँ, है ना लेकिन सर? मैं आपको फिर एक चीज बोलता हूँ कि ये सब चीजें अपने को ना एक्सप्लेन जरूर मतलब समझनी है, हाँ, लेकिन हाँ। जहां ये बुक एग्जाम की बात आ रही है, इस बुक से आ रही है, तो जो भी हम्म। एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं उससे अपन को ज्यादा कंसीडर करना है। जी। जी। नहीं, ठीक जस्ट है, मैं इसलिए बताया क्योंकि वो हाँ, चीज मैं जो आप समझ कह रहा रहे हूँ कि हैं, नहीं। हाँ, हाँ। हाँ, जो आप कह रहे हैं एब्सोल्युटली राइट है, लेकिन यहाँ पे हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। बुकिस वाली एग्जांपल पकड़ना पड़ेगा। कुकीज नहीं, हम इक्विटी या डेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जी। जी। फिनेंशियल मार्केट में। तो इक्विटीज का वैल्यूशन और जो अपन रियल एस्टेट है जी। उसका वैल्यूशन में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपने जो एग्जांपल दिया वो
नहीं है नहीं, नहीं नहीं, मैं समझ लेकिन रहा हूँ हम सर, मतलब कि हमको क्या उसको करना है ना, रखेंगे तो माइंड हाँ में, हाँ माइंड में हाँ, एग्जाम में एग्जाम में पता क्या रहेगा। होता है ना, एग्जाम में हमारा हाँ, हमको ना बुक के अनुसार ऑप्शन टिक करने हैं, एमसीक्यू जो आते हैं ना बुक में जो नॉलेज दिया है उसके अनुसार। जी वरना क्या होता है कि अपन कई बार इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बुक में जो लिखा है उसको अपन साइड करके ना अपना आंसर टिक कर देते हैं, वहां पे गड़बड़ होती है। मैं देख यानी कि प्रैक्टिकली मैंने भी फेस किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एग्जाम्पल। आप जितने चाहे उतने सोचिए, यूज करिए, लेकिन जहां पे बात आती है वहां पे अपन को बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। जी अब वैल्यूएशंस का ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन प्रिंसिपल की बात करेंगे ना तो ये बहुत बड़ी एक बुक लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो व्हाई वैल्यूएशन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है। द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट वैल्यूएशन कुड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपको लगता है कि वैल्यूएशन कराना है, क्यों? क्योंकि आप बाइंग अ बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज। आप किसी बिजनेस को बाय करने जा रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सेकंड, सेलिंग अ बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज। आप आपका खुद का बिजनेस है या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था किसी बिजनेस में, उसको सेल कर रहे हो आप। फिर मर्जर करना है, आपको किसी कंपनी को मर्ज करना है, एक्विजिशन करना है। आपको कोई कंपनी एक्वायर करनी है तो आप उस कंपनी का पूरा वैल्यू निकालेंगे तब तो करेंगे। आपको हो सकता है अगर आपने सही से वैल्यू नहीं निकाली तो आपको कॉस्ट ज्यादा भी पड़ सकता है। ठीक है, जनरल सेंस ऑफ वैल्यू ऑफ बिजनेस टू ऑनर। ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट टू डिफरेंट सेट ऑफ स्टेक होल्डर इन केस ऑफ इक्विटी स्वैप। ठीक है, इक्विटी स्वैप जो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था ना कि 700 शेयर के बदले में 1000 शेयर मिल रहे हैं जी अडानी का, वो जी इक्विटी स्वैप्स की बात हो रही है। ठीक है, जी अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड अदर रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो ये यहां से तो एक क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, वट एवर मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन, द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन इज टू रिलेट प्राइस टू वैल्यू और एस्टिमेट इट्स फेयर प्राइस, ओवर प्राइस एंड अंडर प्राइस। ये याद रखिएगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन इज टू फेयर प्राइस, ओवर प्राइस, एंटर प्राइस। अंडरस्टैंड, हेलो। या इज टू अंडरस्टैंड, या माय वॉइस इज क्लियर? हाँ अभी क्लियर हेलो। हो रहा है सर, हाँ क्लियर हो रहा है सर। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है वैल्यूएशन में, अपने को पता करना है फेयर प्राइस है, ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। अंडर प्राइस है। Given the limitation in valuation principle, valuer typically present multiple scenarios that reflect the effect of change in the primary variable on the output value. ठीक है, source of value in business, earning and assets। अर्निंग कैसी है, असेट्स कितने हैं? वॉरेन बफेट stated there are only two source of value in business, earning and assets. Any assets, whether of financial such as stock or bond or real estate, generate two stream of cash flow, पीरियडिक अर्निंग और फाइनल फ्लो ऑफ ऑन सेल ऑफ द असेट्स। अब जैसे स्टॉक और बॉन्ड अपने पास है एज असेट्स, तो उसमें क्या होगी, पीरियडिक अर्निंग मिलेगी आपको साल में जो रिटर्न मिल रहा है, और या बॉन्ड या रियल एस्टेट या इक्विटीज जिसको भी आप सेल करते हो तो क्या मिलता है, फाइनल वैल्यू मिलती है। ठीक है, आफ्टर सेलिंग। इन केस ऑफ बॉन्ड एंड इन केस ऑफ बॉन्ड कूपन प्रोड्यूस अर्निंग। ठीक है, अर्निंग जो पीरियडिक मिलती है, और रिडेम्पशन सेल ऑफ बॉन्ड इन मार्केट प्रोड्यूस वन टाइम कैश फ्लो। ठीक है, जब तक अपने पास बॉन्ड है क्या मिलेगा, कूपन। जब अपन उसको जी रिडीम कर देंगे या सेल कर देंगे क्या मिलेगा, व्हाट वी फिर गेंस में जो वैल्यूएशन वैल्यूएशन निकलेगा, या वैल्यू। या ठीक है, हाँ वैल्यू नहीं, जब अपन उसको सेल कर देंगे तो वन टाइम कैश फ्लो मिलेगा ना, इनफ्लो होगा आपके पास। ठीक है, हाँ जी इक्विटी आल्सो प्रोड्यूस अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इक्विटी में डिविडेंड मिलता है एंड देन वन टाइम कैश फ्लो ऑन सेल। ठीक है, रियल एस्टेट प्रोवाइड रेंटल इनकम, जब तक आपके पास रियल एस्टेट जमीन है रेंटल इनकम मिलेगा, एंड एप्रिसिएट कैपिटल वैल्यू ऑन असेट। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है, आर स्टेबलाइज फॉर द सेम रीजन, टू जनरेट कैश फ्लो इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग एंड द पोटेंशियल टू रियलाइज कैश फ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट इफ अर्निंग आर नॉट सफिशिएंट।
ठीक है, और दे डाई डाउन और ऑनर प्रोसीड टू कलेक्ट देयर मनी फ्रॉम लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, लेंडर्स जो होते हैं ना वो भी ऐसे ही सोचते हैं। तो लेंडर विल फर्स्ट इंश्योर दैट बिजनेस विल बी एबल टू जनरेट द कैश फ्लो टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। ठीक है, बिफोर मेकिंग द लेंडिंग। आपको उधार मिलेगा कब? जब तक बैंक को ये यकीन नहीं हो जाता कि आप उसको ऑब्लिगेट कर पाओगे कि नहीं। द कोलेट्रल ऑफर इज नॉट द प्राइमरी कंसिडरेशन इन द डिसीजन में। आपको कोलेट्रल मिल रहा है उससे मतलब नहीं। इट इज ओनली फॉल बैक मैकेनिज्म कि आप अगर खराब कर दिए तो हम आपसे पैसे वसूल लेंगे। लेकिन ये चाह जो लेंडर्स होते हैं, दे वांट बोरोवर टू पे फ्रॉम देयर कैश इनफ्लो। जो आपके पास कैश इनफ्लो आ रही है वहां से पेड कर पाए। It is important to note that capability of business asset to pay up all liability and settle the equity holder is always doubtful. Okay? Assets may be worth a lot less than what they appear for in the balance. ठीक है, अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कैसे होता है? थ्री कैटेगरी: कॉस्ट बेस्ड। Cost based, under this approach, assets is value based on cost that need to be incurred to create it. The option is suitable only for buyer who has choice between buying versus bidding. ठीक है, many investors in the stock market typically don't have a choice to build or run a company on their own. ठीक है, तो ये फिनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए जनरली सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, however, strategic investor who intended to carry on business into the long term may consider using this approach. जिसको लंबे समय के लिए कैरी ऑन करना है उसके लिए। ठीक है, ये कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन होगी। फिर होता है कैश फ्लो बेस्ड, कि आपके पास कैश इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। Can इंट्रिंसिक you वैल्यूएशन, explain the previous one, the cost one? या इस इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट दैट नीड टू इनकर टू क्रिएट इट, यानी कि उसको क्रिएट करने में आपको कितने की जरूरत। ठीक है, द ऑप्शन इज सुटेबल फॉर अ बायर, यानी कि आपको वो बिजनेस खरीदना है तो आप बायर हो उसके लिए सुटेबल। ठीक है, आपको बिजनेस खरीदना है, आपको पता है ये बिजनेस क्रिएट करने में कितने पैसे लगे। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए नहीं है। बिजनेस क्रिएट किया गया, ठीक है, बिल्ड करना और उसको चलाना, तो कॉस्ट बेस में फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर्स के लिए उतना सुटेबल नहीं होता है। लेकिन स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर जो जिनको लॉन्ग टर्म का सोचना है, लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन के लिए, उनके लिए कॉस्ट बेस्ड होता है। ठीक है, सेकंड होता है कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन। इंट्रिंसिक वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन कैश फ्लो, हाउ मच कैश फ्लो कम इन कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैश फ्लो। Intrinsic value approach assign value to asset based on what an investor would be willing to pay for the cash flow generated by the assets. Means आपके पास कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है असेट्स में, उस पर इन्वेस्टर कितना पे करने को तैयार है। Got it? Yes, ma'am. Got it? Sir, yes, sir. Okay. This approach typically involve value asset by discounting its cash flow, discount cash flow at suitable rate that reflect the rate on return expected by the return by investors. ठीक है, intrinsic valuation can be divided into two categories: risk neutral. So it's a risk neutral means it involves adjusting cash flow by the probability of realizing the cash flow. It is then discount at cash free rate. ठीक है, रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट डिस्काउंट करना होगा यहाँ पे। और रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन कौन यूज करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंश्योरेंस कंपनीज आर टिपिकली यूजिंग दिस अप्रोच। ओके, इसके ऊपर बोलिए सर फिर से। इन्वॉल्व एडजस्टिंग द कैश फ्लो बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग द कैश फ्लो। आप कितना पेड करते हो इंश्योरेंस में? आपको कैश फ्लो आ रहा है, आपने 15,000 रुपए दिया इंश्योरेंस वाले, लेकिन उसके बदले हो सकता है कि आपको
कार का इंश्योरेंस कराया आपने, हो सकता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी वाले को उसके अगेंस्ट में 2-4 लाख रुपए देना पड़े, तो इट डिस्काउंटेड एट रिस्क फ्री रेट। ओके, रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन एक लाइन में याद रखिए, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा यूज किया जाता है। रियल वर्ल्ड valuation, it involve estimating the most like cash flow and discounting it at the rate of return that reflect the risk-free rate plus suitable risk premium to account for the uncertainty in the cash flow. Getting my point? आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yeah, so दोनों basically in the first case, दोनों he's saying that he's calculating the risk which is involved and discounting it with the flow of money, right? और No. second case में वो प्रीमियम भी Yes. बाय करा उसके साथ। हाँ, मोस्ट लाइकली कैश फ्लो, एस्टिमेटिंग द कैश फ्लो कितना आ रहा है उसको डिस्काउंट कर रहे हैं रिस्क, यानी कि एट द रेट ऑफ रिटर्न दैट रिफ्लेक्ट रिस्क फ्री रिटर्न प्लस सुटेबल रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम, आप रिस्क प्रीमियम प्लस रिस्क फ्री रेट दोनों को ऐड करने के बाद, ठीक है, एट अ रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट, तो अब आपको पता चल रहा है टू अकाउंट टू द अनसर्टेनिटी इन द कैश फ्लो, यानी कि कैश फ्लो में अगर अनसर्टेनिटी आती है तो ये रियल वर्ल्ड वैल्यू, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो आते रहती है ना कैश फ्लो में। ऐसी कोई कंपनी है जहां पे कैश फ्लो कंटिन्यू चला आ रहा है बहुत सारी कंपनी, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी होते हैं। ट्रस्ट मी, चैप्टर 10 and 11 is most challenging chapter in XB, रिसर्च एनालिस्ट लिखना। सेलिंग प्राइस बेस्ड अप्रोच, ठीक है। अब इसमें सिंपल है, दिस अप्रोच an asset is value based on the price of other similar assets, ठीक है। सिमिलर असेट्स जो हैं उसके प्राइस के बेस पे इसको वैल्यूएशन करते हैं। पी रेशो, पीबी, ईवी, ईबिटा, ये इन सब का यूज होता है वैल्यूएशन के लिए, ठीक है। कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन ऑफन इन्वॉल्व टेक्निकल असेसमेंट बाय इंजीनियर एंड सेल्डम एम्प्लॉयड बाय फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे हो गया, अब इसको आप समझ पाए कि नहीं पाए आई डोंट नो, लेकिन डिस्काउंट कैश फ्लो मॉडल फॉर बिजनेस वैल्यूएशन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, DCFM। कई बार इसका फुल फॉर्म आता है, जब एग्जाम लेने वाले को लगता है ना थोड़ा इजी पूछ देता हूँ उसमें ही घुमा देता हूँ उनको, तो DCFM का। जैसे डिस्काउंट कैश फ्लो बहुत इजी है, जैसे कंसीडर अ बॉन्ड ऑफरिंग विच जनरेट 9% एज अ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, गेट रिडीम एट द एंड ऑफ 10th ईयर ऑन इट्स फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख, ठीक है। उसका फेस वैल्यू क्या है, 1 लाख का। करंट प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय द इन्वेस्टर इन द इकोनॉमी ऑल्सो 9%, दोनों सेम है फॉर दिस मैच्योरिटी एंड क्रेडिट क्वालिटी। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड टुडे, कम होनी चाहिए मे भी, ठीक है। जैसे 9% इंटरेस्ट दे रहा है बॉन्ड जिससे अपन ने बॉन्ड खरीदा, लेकिन इकोनॉमी में जो रिटर्न चल रहा है इंटरेस्ट रेट वो भी 9% ही है इकोनॉमी में, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी वाली बात है। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश, ठीक है। डिस्काउंटिंग प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट 9% को डिस्काउंट करेगा, ठीक है। इफ कूपन और एक्सपेक्टेड रेट दोनों सेम है तो जो रिटर्न मिलेगा वो 1 लाख ही मिलेगा, ठीक है। इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय द इन्वेस्टर इज हायर, ठीक है, और लोअर देन 9%, तो उसकी वैल्यू 1 लाख से कम हो जाएगी, ठीक है। इसको कहां से निकालते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ कंप्यूटेशन से, ठीक है। ये समझ में आया ये पॉइंट, ऑल क्लियर? basically he is saying that the expected return और हमारी जो इंटरेस्ट रेट ऑफ द इकोनॉमी जो चल रहा है दोनों सिमिलर है, तो उस हाँ। केस में कोई प्रॉफिट उसको होगा ही नहीं बेसिकली, राइट। हाँ हाँ हाँ, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, रिटर्न की बात हो रही है कि उसका फेस वैल्यू में ही वो रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको फेस वैल्यू से कम भी जा सकता है। इसको थोड़ा सा
लीक से हटके सोचिएगा इसको। अपन ये समझिए कि अपन केवल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अपने को रिटर्न से नहीं मतलब है। रिटर्न क्या मिल रहा है एक उससे बार मतलब। आप समझाइए आप अपने तरीके से। ठीक है, ये आप केवल यहां तक समझिए ये लाइन को कि अभी तो रिटर्न यानी कि देखिए बॉन्ड का रिटर्न 9% है, इंटरेस्ट रेट 9 चल रहा है, तो फेस वैल्यू उसकी कितनी है 1 लाख, तो 1 लाख ही रहेगी। लेकिन जहां पे इन्वेस्टर को अगर इकोनॉमी में यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट 9 से ज्यादा हुआ या बॉन्ड का वैल्यू घटेगा, बॉन्ड का वैल्यू घटेगा। और या फिर यहाँ आप समझ के बात को, या फिर बॉन्ड का वैल्यू 10% हुआ या 11 हो बॉन्ड गया, का वैल्यू ये बढ़ेगा। हाँ ये यहाँ पे ये बात हो रहा है कैश फ्लो। ठीक है, अब रीडर का कहना है प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू कंप्यूटेशन को देख लो, ये मैं बता दूंगा, इसका कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल फॉर बॉन्ड वैल्यूएशन। ठीक है, every assets or liability is priced the same way. Assets are required at the cost, and the expectation is for this asset to generate a combination of earning and capital gain. ठीक है, कभी भी कोई असेट्स को अपन लेते हैं तो कुछ पैसे देते हैं ना कॉस्ट में, और एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि उसमें अर्निंग भी मिले, कैपिटल गेन भी मिले। कैपिटल गेन कब मिलता है, जब सेल करते हैं उसको, और जब तक रख रख रहे हैं उसको, सेल नहीं किया, मैंने स्टॉक खरीदा या बॉन्ड खरीदा, तो जब तक मैं बॉन्ड रखूं उसमें मुझे कूपन अर्निंग मिलनी चाहिए, और जब मैं उसको सेल करूं तो मुझे कैपिटल गेन मिलना। ठीक है, इफ बॉन्ड इज रिप्लेस विद इक्विटी मीन्स कूपन मिलता है बॉन्ड में और डिविडेंड मिलता है इक्विटी में। ठीक है, द रिडेम्पशन वैल्यू बाय एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी। ठीक है, इन केस ऑफ बॉन्ड क्वांटम ऑफ कैश फ्लो एंड देयर टाइमिंग वेयर नोन। ठीक है, कैश फ्लो आपको पता है कब दिया आपने, और आपको रीडीम कब करना है वो पता है आपको, लेकिन इक्विटी में आपको नहीं पता है। टाइमिंग अननोन है ना, आपको नहीं पता आप कब सेल करने वाले हो, या कभी भी सेल करो उसका कोई टाइम तो लिमिट नहीं है ना कि एक्सपायरी यानी कि रिडीम हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, नो। तो आपको ये पता है, डिविडेंड का भी आपको नहीं पता है। डिविडेंड भी डिविडेंड जरूरी कंपनी है, कब देगी ये नहीं पता है। या कोई कंपनी का फिक्स रहता है क्या कि हर साल हम आपको नहीं 50 रुपए डिविडेंड देंगे, नो। नहीं नहीं। तो ये चीज इसको समझिए, डिस्काउंट कैश फ्लो। ओके, इसको लेके इसको सर थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन करिए, एक बार ऊपर ऊपर जाइए एक बार। हाँ बोलिए। इसको एक बार फिर से वो बताइए, जो बोल रहे हैं ना वो फिर से वो बताइए। आपको बॉन्ड में क्या पता होता है कैश फ्लो कब आने वाली है, जी। आपको पता है कि उसमें आपको डिविडेंड कब मिले यानी कि इंटरेस्ट रेट कब मिलेगा, कूपन कब मिलेगा, पता है ना, हाँ, टाइम पता है, क्वार्टरली वो तो ईयरली। इनिशियल में ही तो बता दिया जाता है कि क्या रहेगा तो कूपन। उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन आपको इक्विटी में ये चीजें नहीं पता होती। ठीक है, जी जी। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूइंग अ असेट बेस्ड ऑन कैश फ्लो कैन बी एक्सटेंडेड टू वैल्यूइंग बिजनेस बेस्ड ऑन द देयर अर्निंग। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, कैश फ्लो कैसा है, टर्मिनल वैल्यू कितना है, वन वन टाइप सेल करेंगे असेट्स को क्या वैल्यू मिलेगी। तो डिस्काउंट कैश फ्लो मॉडल आर यूज टू वैल्यू बिजनेस। ठीक है, ठीक है, दिस वैल्यू कम विद सिग्निफिकेंट एरर ऑफ जजमेंट बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू मेजर क्वांटम एंड टाइमिंग ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो विद सर्टेनिटी। अब ऐसा क्यों होता है कि इसमें एरर है, क्योंकि हमको नहीं पता कि हम उसको सेल कर पाएंगे कि नहीं कर, और फ्यूचर कैश फ्लो की टाइमिंग भी नहीं पता है। ठीक है, कुछ फैक्टर में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, डीसीएफ, लेकिन सबसे ज्यादा यूज भी इन्हीं का होता है। अगर आपने डीसीएफ समझ लिया तो आपको स्टॉक्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में हेल्प मिलेगी वैल्यूएशन में। ठीक है, एटलीस्ट आजकल तो कंप्यूटराइज है, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन एटलीस्ट पढ़ने में तो डिस्काउंट कैश फ्लो अप्रोच टू वैल्यूएशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर वैल्यूएशन जब तीन चीजें अपने को पता हो, थ्री थिंग्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, टाइमिंग ऑफ दिस कैश फ्लो, एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इन्वेस्टर। ठीक है, और डिस्काउंट रेट। इफ these three informations are available, it is simply mathematics to find out the present value of this cash flow. ठीक है,
with potential investor in that instrument would be willing to pay to win। यानी कि एक इन्वेस्टर आज कितना पेड कर रहा है और उसको एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ओवर टाइम कितना मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी बिजनेस को वैल्यू करते हो तो द कैश फ्लो एट वेरियस स्टेज ओवर इस एक्सपेक्टेड लाइफ इज कंसीडर्ड। आपको कैश फ्लो कितना आउटफ्लो इनफ्लो जनरेट हो रहा है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। A rational way to find the value of business may be first find the inflow over the outflow। ठीक है, आपको पता करना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ बिजनेस फर्स्ट एंड फाइंड इनफ्लो कहां से हो रहा है, आउटफ्लो कहां से हो रहा है। ठीक है, कॉल्ड फ्री कैश फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम एंड ब्रिंग देम टू टुडे। ठीक है, इन अ एप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, the two principal factors that drive the valuation of firm using DCF are estimated expected cash flow and second in determination of the rate used to discount this cash flow। ठीक है, the value estimated using DCF can vary across analysts। एक होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, ये अप्रोच जहां पे फ्यूचर डिविडेंड आपको कंपनी से मिलने वाली है उसको डिस्काउंट कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कहां पे यूज होता है हमेशा याद रखना, मोस्ट मैच्योर कंपनी और इन द डिफेंसिव सेक्टर। डिफेंसिव का मतलब जो युद्ध के हथियार बनाती है उसका नहीं है, डिफेंसिव यानी कि मार्केट कहीं भी जाए ये डिफेंस में ही रहती है। हाँ, इकोनॉमी कुछ भी करे ये कैश फ्लो जनरेट करते रहे। जैसे कोलगेट, ठीक है, कोलगेट, पामोलिव और कौन सी कंपनी है, आईटीसी। ठीक है, एफएमसीजी जो होती है ना वो डिफेंसिव होती है क्योंकि कुछ भी हालत में तो आज इंसान खरीदेगा ना सामान। सर फार्मा भी, फार्मा फार्मा डिफेंसिव, हाँ फार्मा भी डिफेंसिव है। हाँ, लेकिन यानी कि ठीक है फार्मा डिफेंसिव में आता है लेकिन उसमें भी कई बार जैसे यानी कि अपन डिफेंसिव में उसको कर सकते हैं लेकिन अगर उसको थोड़ा डिटेल में जाऊंगा ना तो फार्मा में भी ना कुछ यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में फार्मा के बारे में, इवन आप भी समझ जाएंगे कि फार्मा को मैं जो यूज नहीं करता हूँ उसमें तो। क्योंकि एफएमसीजी क्या है, सबको यूज करना। ठीक है, ए टू जेड, लोअर क्लास से अपर क्लास तक सब। लेकिन फार्मा में क्या होता है कि जिसको जरूरत मेडिसिन की पड़ेगी उन्हीं के लिए। तो कई बार क्या होता है कोई बीमारी आ गई तो वो बूम कर जाता है, जैसे कोविड टाइम में फार्मा ने बहुत अच्छा किया। ठीक है, लेकिन डिफेंसिव में क्या रहता है, कोविड टाइम में भी उनकी सेल में कोई फर्क नहीं पड़ा, आफ्टर कोविड भी अभी भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैच्योर कंपनी है। ठीक है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, मैच्योर है। यानी कि कोलगेट है, कोलगेट का और क्या कोलगेट होगा, वही होगा आज। यानी कि अपन कोलगेट या जो कंज्यूमर ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसके बारे में, या ऐसी भी कंपनी जो अपने टॉप में पहुंच गई है और वहां पे उनके पास कैश फ्लो तो जनरेट हो रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं होगी उस कंपनी से। ठीक है, लेकिन फार्मा को इसीलिए मैंने नहीं किया क्योंकि कई बार उसमें ग्रोथ दिखता है कुछ सेक्टर्स में। जैसे यूएस से अगर डिमांड बढ़ गई, यूएसए में फार्मा का यानी कि मैक्सिमम बिजनेस फार्मा का वहीं से आता है, वहां से अगर डिमांड बढ़ गई तो ये भी होता है, कई बार कोई बीमारी आ गई लेकिन उसको भी डिफेंसिव में रखा जाता है। लेकिन मुझे किसी ने यानी कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मेरे एक टीचर है, उनका ये कहना है कि एफ, अपन एफएमसीजी को इंक्लूड कर सकते हैं, फार्मा को नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिविडेंड कहाँ पे मिलता है, जो मैच्योर कंपनी है डिफेंसिव। ठीक है, तो इनका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कहाँ पे यूज होता है, इन कंपनीज में। इसको प्लीज याद रखिएगा, ये आता है कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज इन विच सेक्टर, तो डिफेंसिव इंडस्ट्री। ठीक है, विच पे रेगुलर एंड सब्सटेंशियल डिविडेंड। ठीक है, अनलाइक बॉन्ड, इक्विटी है परपेचुअल लाइफ theoretically, dividend paid are not contractual in nature,
तो इसमें क्या होता है कि इक्विटी का क्या होता है कि अपने को कुछ पता नहीं है कि इसकी को क्या मेच्योरिटी है। डिविडेंड पे आउट भी कोई ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आपको हर साल इतने डिविडेंड मिलेंगे, इस साल नहीं मिला तो अपन केस कर दिए कंपनी के ऊपर, ऐसा तो होता नहीं है इक्विटीज में। ठीक है। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स में अपने को बहुत सारे सारे अनसर्टेन एस्टिमेट एंड असम्पशंस लगाने। ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है ना, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, यहां से न्यूमेरिकल आता है। प्लीज इस फॉर्मूले को हल्के में मत लीजिएगा। मैंने अभी भी जो एग्जाम दिया था ना, NISM EMS लेवल 1, वहां पे आया था ये क्वेश्चन। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल प्रोवाइड अ वे टू वैल्यू अ डिविडेंड पेइंग कंपनी। ठीक है, वेयर द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो परपेचुअली एट द कांस्टेंट रेट। ठीक है। यहां से अपन डिविडेंड यील्ड निकालते हैं। ठीक है, फॉर अ कंपनी विद कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, यानी कि इक्विटी का कॉस्ट के है, डिविडेंड डेट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट कांस्टेंट रेट, वो जी है कि एक्सपेक्टेड कितना डिविडेंड मिल सकता है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर पी है। ठीक है। तो D1 इज द डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव एट द एंड ऑफ ईयर, ये आप निकाल सकते हैं यहां से। प्राइस ऑफ शेयर पी। ठीक है। कंपनी विथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। ठीक है। जी यानी ग्रोथ। तो कई बार D1 निकालने भी आता है। ठीक है, ऑल क्लियर यहां तक? ये D1 चैप्टर, निकालने D1 निकालने के लिए तो सर फिर वो K माइनस जी करके जो होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा P से। हाँ तो ये आपको पता करना पड़ेगा ना कि जी क्या है, के क्या है और पी क्या है। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, कई बार फॉर्मूला भी पूछता है ना। इसको अपन उतना टेंशन नहीं है, अपन तो इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो याद हो जाएगा अपने को। लेकिन मैं इस चैप्टर को इतने स्लो पढ़ा रहा हूं ना, इतने स्लो मैं कभी नहीं पढ़ाता किसी को। बोर मत होना, क्योंकि अगर ये चैप्टर अगर अच्छे से किया आपने ना, तो ट्रस्ट मी नोबडी कैन स्टॉप यू। ठीक है। सर ये जो फिर आपने बताया अभी, जैसे पी तो हो गया प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है, हाँ वो हाँ, तो हमें मिल जाएगा। देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैसे निकालेंगे? वहां दिया गया होगा, सब दिया गया होगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया होगा। और ग्रोथ भी दिया डिविडेंड, गया होगा। और डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट, जो हमने पीछे पढ़ा हाँ, कि एक्सपेक्टेशन मतलब वो rate एक्सपेक्टेशन of- यानी कि अपने को एंड ऑफ द ईयर कितना डिविडेंड मिलने वाला है, डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव, यानी कि साल के लास्ट में कितना मिलने वाला है वो भी निकाल सकते वो हम निकालेंगे। और अभी जो है हमारा एक्सपेक्टेड किस रेट पे ग्रोथ कर रहा है डिविडेंड का, हैं। यस यस। राइट? अगर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, ये भी फेयर वैल्यू पूछता ऑफ है। शेयर भी कर सकते हाँ, हैं। ये भी आता है क्वेश्चन। हम्म। जिसको ये फॉर्मूला पता है वही बना पाता। ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर वो डिविडेंड में ऐड हो जाएगा, ये कह रहे हो आप? नहीं, फेयर वैल्यू का तो ये फॉर्मूला वहाँ है पी ना, वहाँ पी निकालना पड़ेगा। पी पी का निकालना वैल्यू, पड़ेगा उसके लिए पी आपको। का वैल्यू। बाकी चीजें दी तो गई होगी, बाकी दे आपको रखा पी होगा और निकालना। पी निकालना पड़ेगा। पी इज द फेयर हाँ वैल्यू। अच्छा अच्छा, हाँ, फेयर कभी भी वैल्यू। देखिए एक्चुअल में सर यहाँ पर चार पोर्शन है, चार पोर्शन में एक से मिनट, तीन पोर्शन देने से। इसमें कंफ्यूज मत होइए। जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें डिविडेंड वर्ड तो यूज करेगा ही करेगा। जहां डिविडेंड वर्ड आया और ग्रोथ दी गई है, ठीक है, D1 है वहां पे जी, आपको मिल गया। यही फॉर्मूला पुट करना है। आपको अलग से ना कुछ मत सोचना, यही फॉर्मूले से आ जाता है आंसर। ठीक है, इसको थ्योरेटिकल अभी समझिए थोड़ा और, नहीं समझ में आया तो पूछिए, लेकिन न्यूमेरिकल्स में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर होता है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल, FCFE। ठीक है। अब ऐसी कंपनी जो डिविडेंड नहीं देती, उसको कहां से निकालूं? तो उसके लिए है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल। ठीक है। वन ऑफ द प्रॉब्लम यूजिंग दिस डिविडेंड डिस्काउंट इज दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज कंपनी दैट डू नॉट पे डिविडेंड। ठीक है। जो वेल परफॉर्मिंग कंपनीज होती है ना, वो कभी डिविडेंड नहीं देती, मे नॉट पे सब्सटेंशियल डिविडेंड। ठीक है। सब्सटेंशियल यानी जितना देना चाहते हैं, थोड़ा बहुत चिल्लर में दे दी, जैसे MRF 1 लाख का शेयर है, 1 रुपीज डिविडेंड दिया था एक बार, तो वो डिविडेंड नहीं होता है ना। तो जैसे अल्फाबेट या गूगल की जो कंपनी है, पेरेंट्स कंपनी, वो नेवर पेड डिविडेंड, कभी आज तक उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया है। ठीक है। तो उसके लिए कैसे यूज करोगे? ये हो गया आपका गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं इसको। ठीक है।
या आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हो गया, ये हो गया एफसीएफई। अल्फाबेट ने कभी नहीं दिया, ये कई बार क्वेश्चन आ गया है ना, गूगल ने नहीं दिया ऐसा एग्जांपल भी। अब ये जो पढ़ा रहा हूं ना, ये केस स्टडी में आएगा। FCFE model provide alternative to dividend. Under this model, equity is valued by discounting the free cash flow to equity shareholder instead of actual dividend paid by the company. ठीक है। FCFE to equity is computed as follow: ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है, माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, नेट बोरोइंग या रीपेमेंट क्या है, प्लस माइनस। तो आपको फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी पता चल जाएगी। तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। इससे आता है क्वेश्चन एफसीएफई से रिलेटेड, केस स्टडी आती है या छोटे छोटे ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब एफसी एक क्वेश्चन आता है कि एफसीएफई मॉडल कहां पे यूज किया जाता है, जो हाई ग्रोथ फेज में कंपनी है। ठीक है। जैसे अभी के डेट में हाई ग्रोथ कंपनी कौन सी दिखती है, वर्ल्ड वाइड पूछ रहा हूँ ना, इंडिया का नहीं। तो आप एग्जांपल आप सोच लीजिए, वो हाई ग्रोथ कंपनी है। ठीक है। जैसे आईटी कंपनी हाई ग्रोथ बोलते हैं। However, if a company is in high growth phase, it would be inappropriate to assume constant growth. ठीक है। एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि हाई ग्रोथ फेज है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोल रहा हूं कि वहां पे आप कांस्टेंट ग्रोथ रेट को नहीं यूज कर सकते फॉर द कैश फ्लो। कांस्टेंट तो नहीं होगी ना, हाई ग्रोथ है, कभी भी बढ़ सकता है। द ग्रोथ रेट द कंपनी में बी एक्सपीरियंस इज लाइकली टू वेरी हाई, बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है। तो ऑल्सो बी द हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कहां से निकाला, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसीएफई ड्यूरिंग द हाई ग्रोथ फेज, वैल्यू ऑफ परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ एफसीएफई आफ्टर हाई ग्रोथ फेज, ड्यूरिंग और आफ्टर, रिफर एज अ टर्मिनल वैल्यू। ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि नहीं बनेगा। सो बेसिकली ये इसका मतलब इनका यही है ना कि इनके पास जो ये फ्री कैश फ्लो वाली कंपनीज हैं, तो दे यूज द मनी फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। और उसमें जब वो इक्विटी भी कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी, तो वो फ्यूचर देख के कि किस रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं उसको, और अभी प्रेजेंट वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो कंपनी। किस रेट में ग्रो कर रहे हैं वही तो नहीं लेना है, कांस्टेंट है ना, हो जाता है ना। अगर मैंने मान लिया कि 15% से कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट हो गया, लेकिन हाई ग्रोथ में वो इनएप्रोप्रिएट। अभी केवल एफसीएफई में ना, अभी थ्योरेटिकल में ये याद रखिए कि कौन सी कंपनी यूज होती है फ्री फ्री कैश फ्लो इक्विटीज में, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटीज में हाई ग्रोथ फेस वाली कंपनीज को अपन स्टडी करते हैं। ठीक है। यहाँ पे केवल एक लाइन याद रखिए। ठीक हम्म। है। बाकी छोड़ दीजिए, इसको समझने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, अपन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। इस फॉर्मूले को याद करके देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। बस अपने को ये समझ में आ गया ना कि एफसीएफई मॉडल यूज होता है कंपनी जिसका ग्रोथ हाई ग्रोथ फेस में है वो कंपनी। ठीक है। ये और जो आपने ऊपर मार्क करवाया है, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये याद करना है पूरा इस। नहीं, इतना समझ लीजिए, न्यूमेरिकल्स में तो आ ही जाएगा ये यार। चाहिए ऐसा न्यूमेरिकल कोई, रिप्रेजेंटेशन हाँ। यार। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कभी शॉर्टकट नहीं देता, आप कोशिश तो करिए समझने की कि हाँ एफसीएफई टू मतलब ये इक्विटी फॉर्मूला हो कैसे गया एक तरीके कैलकुलेट। से। हाँ। ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन तो अपन एक्सेल सीट से भी सॉल्व हो जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि मुझे क्या हुआ था, मैं एक एग्जाम में इसलिए फेल हुआ क्योंकि अ, उन्होंने एक्सेल सीट की जगह मुझे ओपन ऑफिस दे दिया। तो ओपन ऑफिस में ना वो चल नहीं रहा था, जैसे चलता है ना एक्सेल सीट में, वैसा वो चल ही नहीं रहा था। उसमें मेरे को फॉर्मूले पुट करने में ही दिक्कत हो रही थी। जी जी, अब बताए थे सर। है ना। तो मैं बोला ठीक है, अगली बार बदला ले लेंगे उनसे, हम्म। कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। तो कई बार होता है, इसलिए कैलकुलेटर भी चलाने आना चाहिए। फिनेंस एटलीस्ट वो साइंटिफिक कैलकुलेटर रखो अपने पास, नॉर्मल कैलकुलेटर से थोड़ा सा एडवांस। फिनेंशियल कैलकुलेटर जो होता है तो वो 4 to 5 thousand का होता है, लेकिन उसको चलाने आना चाहिए, वो भी प्रोवाइड करते हैं वो फिनेंशियल कैलकुलेटर्स। ठीक है। तो अपने को कैलकुलेटर चलाने आप आना एक क्लास चाहिए। उसकी भी ले लेना, कैसे चलाते हैं उसको। हाँ, मैं ले लूंगा, है ना, वो कि सब कैलकुलेटर सब हम होगा। मंगा लेंगे, लेकिन उसको सिखाना तो पड़ेगा। नहीं, मंगाइएगा मत, ये सॉफ्टवेयर में अवेलेबल रहता है सिस्टम में।
मेरे को ये नहीं लगता कि 4 to 5,000 का कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं, अपने को बस यूज करने आना है, 2-4 क्वेश्चन, नथिंग एल्स। ठीक है। तो in order to value the company in two stage, analyst has to assess how long the company is likely to grow at high rate. कितने समय तक वो हाई रेट में ग्रो करेगी। Then estimate the FCFE for all the time in higher growth. ठीक है। Then the cash flow are then discounted. ठीक है। Analyst can use the Gordon growth model to value the perpetual stream of FCSE post maturity. Okay. It is to be noted that the terminal value has to be discounted further to its present value. ठीक है। फ्री कैश फ्लो टू द फर्म मॉडल। ठीक है। अब इसमें मेजर चैलेंज दिया है कि एफसीएफई मॉडल में ऐसा चैलेंज है कि अनलेस अ कंपनी इज ऑब्जेक्टिव डेट पॉलिसी, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्जेक्टिव एस्टिमेट द नेट बोरोइंग। If company does not have a stated policy, the borrower may have to estimate using arbitrary consideration. तो अब बस इसमें ये याद रखो कि इन सच केस एफसीएफएफ मॉडल यूज, कई बार इतना आ जाता है एग्जाम में, इतना बता देगा आपको कि ये इसका डेप पॉलिसी है, ये है, तो कौन सा मॉडल यूज करना है, तो एफसीएफएफ, ये याद रखो। अब इसमें क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस है कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स बेनिफिट, इतने में निकल आता है, कुछ करना नहीं। ठीक है। ये दिया गया रहेगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर और टैक्स बेनिफिट और इंटरेस्ट बेनिफिट। अब पूछ देगा फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी यूजिंग एफसीएफएफ मॉडल, तो बस इतने को माइनस करना है, निकल आता है। अब देखिए, एनालिस्ट में ट्राई टू कैलकुलेट द सेम यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो एबिटा इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डेप्रिसिएशन एंड नॉन कैश चार्जेस लेस इंक्रीज इन वर्किंग लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम। छोड़ दो इसको। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसको मैं न्यूमेरिकल्स में समझा दूंगा आपको अच्छे से। यहाँ पे मैं ये फॉर्मूले बताऊंगा ना, तो और ऊपर से बाउंड जाके इसको डिटेल में बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन, नॉन कैश चार्जेस इंक्लूड इन एमोर्टाइजेशन, ये तो अपन ने चैप्टर 3-4 में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा सब। ठीक है। तो ऑफ कैपिटल एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स विच आर एडेड बैक, तो गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम एफसीएफएफ एंड एफसीएफडी कैलकुलेट। तो कोई भी गेन मिलता है अपने को असेट्स को सेल करने में, वो डिडक्ट होगा एफसीएफएफ एंड एफसीई मॉडल में, एफसीएफए मॉडल में। ठीक है। Under the FCFF model, the value of business is derived by discounting the FCFF. ठीक है। Since the FCFF is the cash flow available to all source of capital, FCFF में जो कैश फ्लो होगा वो सभी सोर्सेज से जो कलेक्ट हो रहा है कैश, उससे होगा। डिस्काउंट रेट इज टेकन बाय वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका फुल फॉर्म भी आता है WACC का। That factor all source of capital and investor expected return on the same. Okay? Once the value of business estimate, the value of equity is then derived by subtracting minor interest, preferred share capital, debt by adding cash, cash equivalent and short term loans. Okay? समझ में आया सर? आ रहा है सर। अब समझ में आया कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। पोर्शन समझने लायक है।